हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे 2011 तक के। आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। और मैं हर एक वीडियो में बोलती भी हूँ कि अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये 2011 में आया था। कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस a क्लोज्ड एट बोथ एंड्स सेंटर्ड एट द ओरिजिन। लेट r जो पोजिशन वेक्टर है एंड n कैप इज़ द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो सरफेस इंटीग्रल हमें निकालना है r डॉट n कैप इंटू ds ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ सिलेंडर इज। तो इस टाइप की क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। सिमिलर क्वेश्चन था, बस यहाँ पे हमारे पास क्लोज सरफेस सिलेंडर का गिवन है और वहाँ पे क्या गिवन था, स्फीयर का गिवन था या फिर एक में क्यूब का गिवन था। तो हम कैसे निकालेंगे? हम यूज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम यूज करेंगे और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है अगर r डॉट n कैप ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ओपन वॉल्यूम इंटीग्रल। और हम कैसे लिखेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ r इंटू में डी टाउ या डी वी आप लिख लो। डी टाउ जो है या डी वी जो है वो क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम एलिमेंट सिलेंडर के लिए जो डी वी होता है वो आपको पता है क्या होता है, आर डी आर डी फाई डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे डी आर की जो लिमिट रहेगी वो तो क्या रहेगी, 0 टू a, रेडियस a गिवन है। ठीक है, और फाई की जो लिमिट होती है वो होती है हमारी 0 टू 2 पाई। z की लिमिट हाइट h तक है, तो z की लिमिट अगर हम हाइट h अगर ये सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे गिवन है तो माइनस h टू h हो जाएगी, माइनस h/2 टू h/2 हो जाएगी क्योंकि हाइट आपको गिवन है कितनी है, h है। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। हमें क्या निकालना है? डाइवर्जेंस ऑफ r निकालना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ r आपको पता है क्या होता है? डाइवर्जेंस पोजीशन वेक्टर का जब हम लेते हैं, पोजीशन वेक्टर आपको 3 डायमेंशन में गिवन है, तो डाइवर्जेंस की वैल्यू आती है 3। तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल से। और जो डी टाउ का वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा, अगर लिमिट्स आप पुट कर दोगे 0 टू a माइनस h/2 टू h/2 और 0 टू 2 पाई, डी टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, r डी फाई डी जेड। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप ये इंटीग्रेशन हम सोल्व करेंगे। वैसे भी आपको जो पता भी होगा कि जो सिलेंडर आपको गिवन है a रेडियस का, हाइट h, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, क्योंकि इनसाइड में कोई और वेरिएबल तो है नहीं, सिर्फ वॉल्यूम ही हमें निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई r स्क्वायर, r जो रेडियस होती है a स्क्वायर h ये होती है, और 3 अपना थाई। तो आंसर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी अगर इंटीग्रेशन आप सोल्व करते हो तो यही आंसर हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2012 में आया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग वेक्टर। 2 वेक्टर आपको गिवन है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि 2 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल है या नॉर्मलाइज्ड है। तो सबसे पहले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हम कैसे चेक करते हैं? 2 वेक्टर जो आपको गिवन है उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट हम चेक करते हैं। तो a और b का डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे, तो a b को हम कैसे लिखेंगे, 3 2 1 2, 3 i कैप एंड 2 j कैप। तो हमने ऐसे लिख दिया i कैप j कैप, अगर हम ऐसे लिख लें तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस टाइप से लिखेंगे दोनों वेक्टर्स को। इनकी ये जो डिटर्मिनेंट आएगा ना, ये जो मैट्रिक्स आएगी, इसका डिटर्मिनेंट हम चेक करते हैं लीनियरली डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस देखने के लिए। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप चेक करोगे तो 3 - 2
वैल्यू क्या आ रही है 1, जो कि क्या है नॉट इक्वल है 0 की। मतलब ए और बी जो दो वेक्टर गिवन है वो क्या है, अगर नॉट इक्वल 0 आ रहा है तो वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन होगा ना वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी तो इनकरेक्ट हो जाएगा। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए तो क्या आना था, इक्वल टू 0 आना था। बाकी ऑप्शंस भी आप चेक कर लो, ए और बी ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल हम कैसे चेक करते हैं, हम ए इंटू बी करेंगे, ए डॉट बी अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 3 इंटू में 1 और 2 इंटू में 2, तो कितना आंसर आता है 3 + 4। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ये भी, तो ये ऑर्थोगोनल भी नहीं है। ए एंड बी आर नॉट ऑर्थोगोनल। तो जो सी ऑप्शन है वो भी अपना क्या है, इनकरेक्ट है। अब नॉर्मलाइज्ड अगर आप चेक करते हो, सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नॉर्मलाइज चेक करेंगे तो हम कैसे देखेंगे कि ए डॉट ए अगर हम करें तो ए स्क्वायर का वो मोड जो है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, और बी डॉट बी अगर हम करते हैं तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है, तो ये नॉर्मलाइज्ड भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ f इज इक्वल टू आर क्रॉस बी वेयर b इज इक्वल टू बी नोट इंटू में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड r इज द पोजिशन वेक्टर, द वैल्यू ऑफ closed line integral f dot dr where c is a circle of unit radius centered at origin is। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल f डॉट dr आपको फाइंड आउट करना है। क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल हम यूज करेंगे कर्ल थ्योरम का, स्टोक्स कर्ल थ्योरम का। तो स्टोक्स कर्ल थ्योरम से हम क्या करेंगे कि जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल हमें गिवन है उसको हम ओपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। f की वैल्यू आपको गिवन है r क्रॉस b, r पोजीशन वेक्टर है और b आपको गिवन है। वैसे ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, जो लास्ट वीडियो है वेक्टर कैलकुलस की लास्ट वीडियो है जिसमें हमने क्या पढ़ा है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम पढ़ा है, वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर ए स्केलर फंक्शन फाई सेटिस्फाइंग द लेप्लेस इक्वेशन डेल फाई हैज़। तो डेल फाई के लिए हमें प्रॉपर्टीज बतानी है कि डेल फाई है जीरो कर्ल नॉन जीरो डाइवर्जेंस, नॉन जीरो कर्ल जीरो डाइवर्जेंस, जीरो कर्ल जीरो डाइवर्जेंस, नॉन जीरो कर्ल नॉन जीरो डाइवर्जेंस। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है डेल फाई, जहाँ पे हमें गिवन क्या है कि फाई जो है वो लेप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो डेल फाई पे हमें कंडीशन बतानी। तो एक बात तो आपको पता होगा कि ग्रेडियंट ऑफ फाई यहाँ पे हमें गिवन है, तो अगर कर्ल हम देखें, ये जो वैल्यू है इसका कर्ल जो है वो ऑलवेज 0 होता है। मैंने आपको बताया भी है पहले कि अगर कर्ल हमें किसी भी फंक्शन का, हम मान के लेते हैं किसी भी वेक्टर का कर्ल हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो यहाँ पे जो f है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन का जो कर्ल होगा ना वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। और मैंने आपको बोला भी था कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो, CG जो है वो 0 होता है हमेशा। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 कर्ल होगा, तो B और D ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट हमें देखना है डाइवर्जेंस। इसका डाइवर्जेंस हम चेक करेंगे, तो डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या वैल्यू देगा हमें, डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैप्लासियन बोलते हैं। तो हमें पता ही है कि फाई जो है लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, 0 है। तो डाइवर्जेंस जो है ग्रेडियंट ऑफ फाई का वो भी हमें क्या मिल रहा है, 0। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स देन डेल ऑफ ए डॉट बी क्रॉस आर इज। तो ए डॉट बी क्रॉस आर जो है ना उसको आप कैसे लिख सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, देख लो एक इजी मेथड मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसी मेथड से चलोगे सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस आर को हम कैसे लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना ये, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर डॉट ए क्रॉस बी, या फिर आप ऐसे लिखो बी
डॉट आर क्रॉस ए। इस टाइप से हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो रहती है, ठीक है। तो हम है ना इसको लिख लेते हैं, जो ए डॉट बी क्रॉस आर गिवन है हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डेल आर डॉट ए क्रॉस बी, जहाँ पे आपको क्या गिवन है कि ए और बी जो हैं वो क्या हैं, कॉन्स्टेंट वेक्टर्स हैं। तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वेक्टर आएगा। तो एक रिजल्ट रहता है अपना, वो क्या होता है कि डेल डॉट आर क्रॉस आर डॉट कॉन्स्टेंट वेक्टर मैं मान लेती हूँ एफ जो है वो एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है। आर डॉट एफ अगर हम करेंगे तो एक स्केलर आएगा, तो हम ग्रेडियंट अगर लेते हैं उसका तो हमारे पास एक वेक्टर आता है और उसकी वैल्यू क्या आती है कि अगर एफ जो है वो कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व करने पे वैल्यू एफ ही आएगी। आप सोल्व करके देख भी सकते हो। एफ को हम मान लेते हैं कि एफ हमारा किस टाइप से गिवन है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, ठीक है, इस टाइप से गिवन है। पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर डॉट एफ अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, एक्स F1 प्लस वाई F2 प्लस जेड F3। यह हमारे पास क्या आ गया, आर डॉट एफ आ गया, ठीक है। अब इसका हमें क्या लेना है, ग्रेडियंट लेना है आर डॉट एफ का। तो आर डॉट एफ का ग्रेडियंट लेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, डेल बाई डेल एक्स, जो फर्स्ट टर्म है हमारी, डेल बाई डेल एक्स लेंगे आर डॉट एफ का इंटू में आई कैप। तो डेल बाई डेल एक्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, F1 आई कैप, डेल बाई डेल एक्स आर डॉट एफ का, और वो क्या आएगा डेल बाई डेल वाई, उसकी वैल्यू आएगी F2 इंटू में क्या आएगा जे कैप, प्लस डेल बाई डेल जेड पूरी टर्म का इंटू में के कैप, तो क्या वैल्यू आती है F3 के कैप, क्योंकि बाकी जो हैं वो तो z पे डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे डेल बाई डेल जेड अगर हम निकाल रहे हैं पूरी टर्म का, तो ये जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होगा, ये डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ये क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट हम ट्रीट करेंगे, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, z का कितना हो जाएगा 1, F3 अपना कॉन्स्टेंट है। आई होप समझ आया होगा आपको। तो हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो कॉन्स्टेंट वेक्टर ही मिल रहा है। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रख लो, अगर रिजल्ट ध्यान रहता है तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, ए क्रॉस बी ही आता है, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको। ये जो रिजल्ट है वो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट इज। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने बोला है आपको कि बहुत सारे पूछे गए हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस मतलब क्या है कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड। तो आप निकाल ही लोगे इसको वैसे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, जो सरफेस आपको गिवन है फाई एक्स वाई जेड की टर्म्स में, तो ग्रेडियंट फाई लेंगे हम डेल बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू में आई कैप। तो वैल्यू आती है 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, और इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। और एट द पॉइंट हमें निकालना है 1 1 1। तो जहाँ पे भी x y z है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और नीचे क्या आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तो आप ऐड करते हो तो वैल्यू नीचे आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 12। अगर 4 हम ले बाहर तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2, और इधर से भी 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
डी और ए सेम ही लिख दे क्या मैंने, किसी में तो साइन चेंज होगा, तो एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इनमें से अपना, ठीक है। नेक्स्ट है 4 वेक्टर्स आर गिवन बिलो इन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। 4 वेक्टर आपको गिवन है जहाँ पे k जो है वो एक कांस्टेंट है, तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। और ऑप्शन क्या गिवन है कि 3rd एंड 4th आर कंजर्वेटिव बट फर्स्ट एंड सेकंड आर नोट। और सिमिलर ऑप्शन आपको गिवन है, मतलब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव है और कौन सा कंजर्वेटिव नहीं है वेक्टर। तो कंजर्वेटिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल क्रॉस एफ चेक करते हैं कि कर्ल अगर 0 आता है तो क्या होगा, वेक्टर एफ वेक्टर क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। तो हम डेल क्रॉस एफ चेक कर लेंगे सभी का और उसी से आंसर आ जाएगा अपना। तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन कह रही हूँ F1 के लिए हम निकालते हैं डेल क्रॉस F1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आर कैप की टर्म्स में गिवन है। तो हमें जो डेल कर्ल जो हम लेंगे ना वो किस में लेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेंगे, जो भी हमें आर कैप की टर्म्स में गिवन है। जो XYZ की टर्म्स में गिवन है उनके लिए हम कैसे लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर्ल फाइंड आउट करेंगे। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए कर्ल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लिखते हैं जो कोफिशिएंट अपने होते हैं HKL, मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम की टर्म्स में, तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज आपको पता होती हैं। जनरल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वैल्यूज आपको पता रहेंगी, मैंने बताया हुआ है, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, r² sin थीटा, और यहाँ पे क्या आता है आर कैप, यहाँ पे आता है r थीटा कैप, r sin थीटा फाई कैप, डेल बाई डेल r, डेल बाई डेल फाई, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल फाई। और इधर आ जाएगा जो भी टर्म आपको गिवन है, या आर कैप की टर्म में सिर्फ गिवन है तो ये तो टर्म 0 आएंगी। आर कैप वाली क्या गिवन है, k इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर कितनी है, -r² अपॉन कैपिटल R², ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट आप सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, आर कैप लेंगे कॉमन तो यहाँ से तो 0 मिलेगा, थीटा कैप अगर हम लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या मिलती है, डेल बाई डेल फाई हम इस टर्म का करेंगे तो हमें रिजल्ट 0 ही मिलेगा अगेन। r sin थीटा इंटू में फाई कैप अगर हम लेते हैं तो r के रेस्पेक्ट में ये 0 है, थीटा के रेस्पेक्ट में ये अगेन 0 है, तो जो रिजल्ट है वो हमारा क्या आता है 0। तो F1 क्या मिल रहा है हमें, कंजर्वेटिव मिल रहा है। तो F1 कंजर्वेटिव है अपना फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में। तो जो C और A है वो तो इनकरेक्ट हो गए। अब हमें क्या चेक करना है, सेकंड और थर्ड में से कोई एक चेक कर लो तो हो जाएगा काम। तो सेकंड F2 जो है वो और हम चेक कर लेते हैं, F2 के लिए क्या वैल्यू आती है। तो अगर कर्ल फॉर F2 अगर हम फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। वाई कैप और जेड कैप की टर्म्स में आपको गिवन है, तो एक्स कैप का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, के एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। आई कैप लेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं 3y² आएगा, आई कैप इंटू में 3ky² माइनस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 आएगा, माइनस जे कैप इंटू में एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं 0, ये टर्म तो 0 है ही, फिर प्लस के कैप इंटू में एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3kx², तो जो वैल्यू है वो हमारी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब F2 क्या है, कंजर्वेटिव नहीं है। तो F2 कंजर्वेटिव नहीं है तो मतलब सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला F2 ही है, वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है ना वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। इधर से ही समझ आ गया ना, सेकंड यहाँ पे क्या गिवन है, नॉट कंजर्वेटिव। तो फर्स्ट और थर्ड आप चेक करोगे, थर्ड कंजर्वेटिव निकलेगा हमारा, फोर्थ कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2015 में आया था, गिवन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज लूप PQRSP इज 5।
ये जो क्लोज लूप है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल बी डॉट डी एल जो है उसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, फाई गिवन है। ठीक है, इफ़ ए डॉट डी एल, ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी की बजाय, ए डॉट डी एल पी से आर अलोंग द पी क्यू आर, अगर इस कर्व के अलोंग हम जा रहे हैं तो पी से आर का जो वर्क डन है, पी टू आर का जो वर्क डन है, ए डॉट डी एल हमें वर्क डन बताता है वो कितना है, 5 है। द वैल्यू ऑफ पी टू आर ए डॉट डी एल अलोंग पी एस आर इज, तो पी टू आर अलोंग ए डॉट डी एल किसके अलोंग हमें देखना है, पी एस आर के अलोंग देखना है, क्या वैल्यू आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल को अगर आप देखो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट डी एल को, ए डॉट डी एल अगर कर्व हम ओपन करके लिखें, पी क्यू आर अलोंग कर्व पी क्यू आर, ठीक है, प्लस आर एस पी, आर से लेके पी पे आ रहे हैं, ए डॉट डी एल, ये वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5 गिवन है। ये जो कर्व आपको गिवन है पी क्यू आर एस पी कंप्लीट जो है वो हमें 5 गिवन। तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें, पी से आर पे गए फिर आर से पी पे आए, उसका वर्क डन जो है वो 5 है, लेकिन हमें पी से आर का वर्क डन गिवन है 5 तो पी आर से पी का वर्क डन जो है वो हम निकाल सकते हैं। इस टर्म को अगर हम 5 की तरफ लेके जाएं, या फिर मैं ऐसे लिख लेती हूँ कि इंटीग्रल हम निकालें आर से पी का अलोंग द कर्व आर एस पी, तो वो क्या आ जाएगा, ए डॉट डी एल, ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस ये कर्व इधर आएगा, तो 5 माइनस, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 5 गिवन है, तो 5 माइनस 5, लेकिन हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है P से R। तो इंटीग्रल की लिमिट अगर हम चेंज करते हैं, P से R लेते हैं, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो आंसर क्या आता है, 5 माइनस 5 आता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ फॉर ए स्केलर फील्ड एफ एक्स वाई जेड आपको गिवन है एट द पॉइंट 1 1 2 इज। तो यहाँ पे डायरेक्शन हमें बतानी है किसकी, ग्रेडियंट ऑफ फाई की, ग्रेडियंट ऑफ एफ की डायरेक्शन आपको बतानी है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है उसको अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगी, सिर्फ डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। या फिर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता था कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। पूछा तो वही है यूनिट नॉर्मल वेक्टर ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके बोल दिया कि इसकी डायरेक्शन आपको बतानी है ग्रेडियंट ऑफ एफ की। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे। ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा तो x आएगा फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से माइनस y आएगा, x के साथ होगा तो 1 आ जाएगा। थर्ड टर्म जो है जेड स्क्वायर आपको गिवन है यहाँ पे, तो थर्ड टर्म से तो 0 होगा। इनटू में क्या आएगा आई कैप, डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप हम लिखेंगे, तो जे कैप इंटू में क्या होगा, वाई के रेस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस एक्स कैप, माइनस एक्स सिर्फ आ रहा है, प्लस के कैप इंटू में डेल एफ बाई डेल जेड हम करेंगे तो कितना आएगा, जेड आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब डिवाइड करेंगे हम इसके मैग्नीट्यूड से, लेकिन ये वैल्यू आपको कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, 1 1 2 पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो ऐसे ही फाइंड आउट कर लो कि जो भी आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ है उसको आप इस पॉइंट पे फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे। 1 1 2 अगर हम पुट करते हैं तो ये तो 0 हो गया, 0 आई कैप प्लस जे कैप की जगह पे एक्स की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 इंटू में जे कैप, जेड की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू में के कैप। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे हम इसके मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ऊपर क्या है, माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप।
तो ऑप्शन से आप मैच कर लो, माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई द यूनिट वेक्टर थीटा कैप एट द पॉइंट 10 π/4 π/2 इज, जहाँ पे जो पॉइंट आपको गिवन है ना वो वैल्यू किसकी है, आर थीटा फाई की वैल्यू है। तो ऑप्शन से आप देखोगे तो आपको ऑप्शन किस टर्म में दिख रहे हैं, जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अपने यूनिट वेक्टर्स होते हैं उसकी टर्म्स में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा कैप जो यूनिट वेक्टर है उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर होते हैं उनकी टर्म्स में आपको लिखना है। तो ये आप याद रख लेना, कन्वर्जन जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर्स का कन्वर्जन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनमें कैसे होता है वो आप ध्यान रख लेना। मैंने बताया भी हुआ है वीडियो में, आप देख लेना, आपको याद कर लेना वहाँ से। तो मैं बता देती हूँ इधर थीटा कैप का, तो थीटा कैप को हम कैसे लिखते हैं, कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। तो वैल्यूज आप पुट कर दो, यहाँ पे थीटा और फाई की वैल्यूज आपको पुट करनी है। थीटा की जगह पे पुट करना है π/4 और फाई की जगह पे π/2। तो यहाँ पे कोस π/2 हम करेंगे तो 0 आएगा, प्लस कोस थीटा की जगह पे π/4 रखेंगे तो 1/√2, साइन फाई साइन π/2 की वैल्यू होगी 1, तो 1/√2 जे कैप माइनस साइन थीटा की जगह पे π/4 हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1/√2 इंटू में के कैप। तो ऑप्शन से आप मैच कर लो, जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केल फैक्टर कोरेस्पोंडिंग टू द कोवेरिएंट मेट्रिक टेंसर GIJ इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो स्केल फैक्टर होते हैं वो मैंने आपको बताए हुए भी हैं, क्या होते हैं, 1r साइन थीटा। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन V1 इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, V2 भी आपको गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग V3 मेक्स V1 V2 V3 ए कंप्लीट सेट फॉर ए 3 डायमेंशनल रियल लीनियर वेक्टर स्पेस। तो एक कंप्लीट सेट इन 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर्स के स्पेस में 3 वेक्टर्स का कब बनेगा, जब V1 V2 V3 का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है। या फिर मैं क्या बोलूँ कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। 3 डायमेंशनल में 3 वेक्टर आपके होने चाहिए और तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि वो क्या बनाते हैं, कंप्लीट सेट बनाते हैं या फिर एक बेसिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है V1 V2 V3, अब डिटर्मिनेंट अगर हम इनका लें तो कौन से केस में कौन से ऑप्शन के साथ वैल्यू हमें क्या मिलती है, नॉट इक्वल टू 0 मिलती है, वही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप कर लोगे, ये जो डी ऑप्शन है ना वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं देख भी लेती हूँ एक बार। V1 आप लिखोगे तो आई कैप माइनस जी कैप 1 -1 0, V2 की जगह पे लिखोगे -2 3 2, और डी ऑप्शन जो आपको गिवन है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 2 1 4। तो ये डिटर्मिनेंट आप सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू में 12 - 2 10, माइनस साइन हम लेते हैं सेकेंड एलिमेंट के लिए, माइनस पहले ही है तो प्लस आ जाएगा, तो 2 इंटू में क्या होगा, -4 प्लस 2 इंटू में -2 इंटू में -2 -0। तो वैल्यू देखो तो क्या आ रही है, -8 प्लस -4 -12 प्लस 10 है, तो वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, -2 आ रही है, इज इक्वल टू -2, जो कि क्या है, नॉट इक्वल है 0 की। बाकी सबसे आप चेक करोगे ना डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन है, 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था गेट का उसमें आया था, उसके बाद 21 और 22 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो लेट E1 आपको गिवन है, E1 E2 E3, और लेट S जो है वो एक क्या बना रहा है, R³ डिनोट 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
आर क्यूब जो है वो क्या डिनोट करता है, रियल वेक्टर स्पेस डिनोट करता है 3 डायमेंशनल में। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, एस इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल के लिए क्या कंडीशन है कि जो E1 E2 E3 गिवन है वो सारे क्या होने चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल होने चाहिए। लीनियरली डिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे इनका। S इज बेसिस फॉर आर क्यूब, बेसिस के लिए हम क्या चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ही चेक करते हैं। मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो एक दूसरे से लिंक है, अगर सेकंड करेक्ट नहीं हुआ तो थर्ड करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट है तो थर्ड इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं आएंगे तो इंडिपेंडेंट आएंगे, इंडिपेंडेंट आएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, बेसिस फॉर्म करेंगे, या फिर हम बोलें कंप्लीट सेट फॉर्म करेंगे। डी ऑप्शन में ये आपको चेक करना है कि समेसन i इज इक्वल टू 1 to 3, और ये इस टाइप से अगर हम लिखते हैं तो वैल्यू क्या ये आती है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लेके चलो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हमें चेक करना है कि ये जो सेट हमें गिवन है वो ऑर्थोनॉर्मल है क्या। तो इसके लिए हर एक जो वेक्टर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल होनी चाहिए। तो ऑर्थोगोनल हम कैसे चेक करते हैं, E1 E2 0 होना चाहिए, E1 जो है वो 1 होना चाहिए, और सिमिलर अदर के साथ, ठीक है। तो ये हमने सबका ही चेक करना है। तो E1 E2 अगर हम फाइंड आउट करें सबसे पहले, तो E1 E2 की वैल्यू क्या आती है, E1 को हम कैट नोटेशन में आपको गिवन है, ब्रा नोटेशन में चेंज करेंगे तो जो रो है वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी, तो 1 0 0, एंड ब्रा नोटेशन E2 की लेनी है तो 1 1 0। तो आप इसको सोल्व करते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक रो और एक कॉलम ही है यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1 आती है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। 0 होना चाहिए था ऑर्थोगोनल होने के लिए, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है रिजल्ट, तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट तो नहीं है, ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है एस इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम कैसे चेक करेंगे, 1 0 0 1 1 0 1 1 1। डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 1 इंटू में 1 माइनस 0, माइनस 1 इंटू में 0, प्लस 1 इंटू में 0। तो वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल है 0 के। तो ये क्या हुए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए। वेक्टर्स जो हैं हमें गिवन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट तो है नहीं, तो बी ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। एस इज ए बेसिस फॉर आर क्यूब, हाँ बेसिस फॉर्म करेगा क्योंकि वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। डी ऑप्शन आपको चेक करना है, तो डी ऑप्शन के लिए समेशन हम निकालेंगे, तो हमें तीनों वैल्यूज निकालनी है कि E1 के लिए, E2 के लिए और E3 के लिए, तीनों के लिए हमें निकालना है। फिर हमें क्या करना है, सम करना है। तो E1 का ब्रा नोटेशन आपको गिवन ही है, क्या है, 1 0 0। किस फॉर्म का है, तीन रो हैं एक कॉलम है, 3 क्रॉस 1 फॉर्म का ये। E1 का अगर ब्रा नोटेशन में हम कैट नोटेशन आपको गिवन है, ब्रा में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0। ये जो फॉर्म है वो क्या है, एक रो है 3 कॉलम है। तो देखो ये तो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, तो मैट्रिक्स जो हमें मिलेगी वो 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। कैसे मिलेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट आया 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, बाकी तो 0 ही आएंगे। फिर ये रिजल्ट आ रहा है। E2 का अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 1 1 0 1 1 0। तो क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 0 0 0। ठीक है, तो आपको इन्हीं से क्लियर हो जाएगा। आप सम करते हो अगर, उसमें कोई भी माइनस टर्म तो है नहीं, -1 टर्म से, ताकि ऐड करने पे ये रिजल्ट हमें मिलेगा कि नहीं, आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमें 2 मिल रहा है, सेकेंड एलिमेंट जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, जो कि ये तो है नहीं। वैसे भी आप निकाल लो ये भी, इसमें कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट जो आएगी,
हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सारे एलिमेंट ही क्या आएंगे, 1 1 1 आएंगे। तो इनको ऐड हम करते हैं तो ये रिजल्ट हमें नहीं मिलता, जो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक वेक्टर कैलकुलस से जितने भी क्वेश्चन गेट में पूछे गए थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।